हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बीकॉम प्रोग्राम और बीकॉम ऑनर्स के लिए जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, ये हमारा 90 मार्क्स का इसका पेपर होता है बिकॉज ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स है और ये हम करेंगे सेमेस्टर सेकंड के लिए। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम बुक में देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स मेंशन है, फिर हम अपने नोट्स से करेंगे इसको कंप्लीट। ठीक है, सो अभी देखते हैं यूनिट 1 में क्या क्या है। यहाँ पे यूनिट 1 है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें हमारा है इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट एंड इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम, रोल, स्टेटस, कॉम्पिटेंसीज, एचआर पॉलिसीज। इसमें इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रोल, स्टेटस एंड कॉम्पिटेंसीज, और एक हमारा एचआर पॉलिसीज। तो इसको देखते हैं एक बार। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अभी यहाँ से शुरू करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजिंग पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से फिजिक्स वाला है, तो फिजिक्स वाला के अंदर कुछ लोग काम करते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं वो काम करते हैं। अब अलग पांडे जो सर हैं वो उनको मैनेज करके चलते हैं ना, तो उसी को मैनेजमेंट को ही क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन जो है वो एक रिसोर्स है, उसको मैनेज करना, इसी को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। और एक आर्ट है, कला है ये, और एक साइंस है। इसके पीछे फिलोसफी भी है, जैसे कि डिवीज़न ऑफ वर्क। अगर जैसे पीडब्ल्यू है, अगर इसमें डिवीज़न ऑफ वर्क नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, इसलिए इन्होंने सबके बीच में काम को डिवाइड किया हुआ है कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये। जैसे सेल्स वाले को सेल्स वाला काम करना है, मार्केटिंग को मार्केटिंग का, और जो अलग अलग हैं उनको अलग अलग काम करना। सो ये क्या है, डिवीज़न ऑफ वर्क है। इट एंश्योर दैट एम्प्लॉई आर वेल ट्रेंड, मोटिवेटेड, सेटिस्फाइड एंड परफॉर्मिंग एफिशिएंटली। इन्होंने कैसे डिवाइड किया है कि जिसको मार्केटिंग का काम आता है उसको मार्केटिंग का दे दिया, जिसको सेल्स का काम आता है उसको सेल्स का दे दिया। मतलब वेल ट्रेंड एम्प्लॉय का यूज़ कर लिया, मोटिवेट करा, उनको सेटिस्फाई किया, एंड परफॉर्मिंग एफिशिएंटली। उनकी जो एफिशिएंट किस में आती है वो, मतलब किस में वो अच्छे से काम कर पाते हैं, उस रिसोर्स को हमने यूज़ कर लिया। तो ये होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद आता है इसके कुछ कंसेप्ट में ये चीज़ें लिख सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल आर द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग जो हैं काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वहीं सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, लेट्स से पीडब्ल्यू में, अगर ऑर्गेनाइजेशन है ये पीडब्ल्यू, इसमें टीचर्स काम नहीं करेंगे, पीपल काम नहीं करेंगे, तो फिर इसका ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही क्या है। टीचर्स पढ़ाएंगे नहीं तो फिर मतलब ही क्या रहेगा इस ऑर्गेनाइजेशन का। एचआरएम हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने के अंदर उसके गोल्स जो भी उसने सेट किए हैं। इट एंश्योर एम्प्लॉइज आर प्लेस्ड एट राइट जॉब। जिसको जो जॉब चाहिए, जिसके पास जो अपॉर्चुनिटी है, जैसे कि किसी को कोई स्पेसिफिक नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, तो उसको वो जॉब मिले। हैविंग गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छे से वर्किंग कंडीशन में वो काम करें, एंड कैन डेवलप देयर स्किल्स, और अपनी स्किल्स को डेवलप कर पाए। एचआरएम ऑल्सो फोकस ऑन एम्प्लॉय वेलफेयर, उसकी वेलफेयर पे भी फोकस करता है। लेट्स से कि रिटायरमेंट फंड वगैरह और पीएफ वगैरह करते हैं ना, वो सब। एथिकल प्रैक्टिसेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि पर्सनल लाइफ और जो प्रोफेशनल लाइफ, उन दोनों को बैलेंस करना सिखाता है। उसके बाद है इसका एग्जांपल, लाइक गूगल, एचआर मैनेज हायरिंग, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, एम्प्लॉय वेलफेयर एंड बोनसेस। ये एग्जांपल। उसके बाद है यहाँ पे दो डेफिनेशंस है, उनमें से कोई भी एक एग्जाम में लिखनी है। अगर पहली डेफिनेशन याद करनी है तो अभी मत करना, क्योंकि आगे जब हम एचआरएम के जो फंक्शंस है वो पढ़ेंगे तो उसमें ये डेफिनेशन कवर हो जाएगी, एंड ये इंपॉर्टेंट भी है। देखो, एचआरएम इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, ये चार फंक्शंस कौन से हैं, मैनेजरियल फंक्शन है। फिर उसके बाद आता है प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, मेंटेनेंस एंड सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। किसके लिए सब काम करना है, क्या करने के लिए, अचीव करने के लिए इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को। तो ये हो गए नीचे वाले जो है ना, ये है ऑपरेशनल फंक्शन, और ये जो है ये है मैनेजरियल फंक्शन। ठीक है, अब देखते हैं एचआरएम का इवोल्यूशन कैसे हुआ। हमने दो कॉन्सेप्ट देखे थे, अब देखते हैं हमने कंसेप्ट देखो मीनिंग कर लिया, कंसेप्ट कर लिया, उसके बाद इवोल्यूशन देखते हैं अब एचआरएम का। तो इवोल्यूशन में आता है पहले, मतलब कैसे एचआरएम आज प्रोसेस में आया है, मतलब पहले क्या होता था। ठीक है, 1920 की बात है। हम एचआर मतलब जो भी लोग काम करते थे उनको कलरक की तरह देखते थे। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर का और पुलिसमैन का काम होता था उस टाइम पे सिर्फ पुलिसमैन और वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता था। ठीक है, फिर 1940 में लेबर, वेलफेयर, इंडस्ट्री रिलेशंस, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारे आए, और इसमें एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब आ गई, जिसमें एडवाइज़र, मेडिटेरियर और लीगल एडवाइज़र ये सब आने लगे। फिर 1970 और 80 में हमारी जो डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गए थे, तो इसमें क्या हुआ, चेंज एजेंट, इंटीग्रेटर, ट्रेनर, एजुकेटर, ये सब आने लगे। फिर 1990 के बाद इस टाइम पे तो सिर्फ एजुकेटर थे, लेकिन अब क्या आने लगे, स्पेशल कोच, काउंसलर और मेंटर, प्रॉब्लम सॉल्वर, डेवलपर, ये सब आने लगे। तो ऐसे इवोल्यूशन हुआ है एचआरएम का। ठीक है, तो जो फर्स्ट फेज था वहाँ पे कलरक की जॉब थी, फिर है एडमिनिस्ट्रेटर की, फिर डेवलपमेंटल की, और फिर प्रोटेक्टिव एंड ग्रोथ ओरिएंटेड जॉब होगी। तो ये स्टेटस था। ये सेम टू सेम टेबल बना सकते हो एंड इसको एक्सप्लेन कर देते हैं अगर इवोल्यूशन का सेम क्वेश्चन आता है तो। उसके बाद है हमारा नेचर ऑफ एचआरएम। तो नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, ये तीनों एक ही बात होती हैं। तो एचआरएम इज़ ए वे ऑर्गेनाइजेशन मैनेज देयर पीपल टू अचीव गोल्स। मतलब कैसे ऑर्गेनाइजेशन जो काम करें लोग उनको मैनेज करता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इट इज़ अबाउट, ये किसके बारे में है, हायरिंग, ट्रेनिंग, डेवलपिंग, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉइज़। अपने एम्प्लॉइज़ को मैनेज करना, उनको हायर करना,
ट्रेन करना एंड देन डेवलपिंग देन टेक केयर ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। तो अब नेचर की बात करें तो सबसे पहले है परवेसिव फोर्स। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, मतलब हर जगह अप्लाई होता है। HRM अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉइज एंड डिपार्टमेंट्स, हर जगह अप्लाई होता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो और चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, मतलब प्रॉफिट वाला हो, प्राइवेट, हर जगह HRM अप्लाई होता है, चाहे ऑफिस हो चाहे फैक्ट्री हो, हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। फिर एक्शन ओरिएंटेड, HRM फोकस करता है प्रैक्टिकल रिजल्ट्स पे, नहीं कि थ्योरी पे। हम जैसे अभी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जब काम करेंगे, कोई आप में से कोई मैनेजर बनेगा तो वो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स पे फोकस करेगा। ये नहीं कि मैंने पॉलिसी बना दी, अब इसको आप रूल करो, जो करना है वो करो, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में हमें काम करना होता है, ठीक है। उसके बाद है इंडिविजुअल एंड ग्रुप ओरिएंटेड। HRM बैलेंस करता है एम्प्लॉय की नीड एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। जैसे कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि आपको सेल्स इंक्रीज़ करनी है, ठीक है, और एम्प्लॉय का नीड क्या होगी, उसको चाहिए बोनस वगैरह, उसको सैलरी इंक्रीज़ करनी, तो हम एम्प्लॉय को क्या कहेंगे कि अगर आपने 10% सेल्स में इंक्रीमेंट ला दिया तो हम आपको 10% आपकी बोनस बना देंगे, मतलब डायरेक्ट आपको प्रॉफिट दे देंगे। तो ये क्या होता है, इंडिविजुअल का ग्रुप भी हो गया, मतलब उसको भी अपने फ़ायदा मिल गया, इंडिविजुअल को भी, क्योंकि उसकी नीड अच्छे से मैनेज हो जाएगी, और ग्रुप को मतलब ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल गया। तो ऐसे HRM काम करता है। उसके बाद है फ्यूचर ओरिएंटेड। HRM प्लान करता है फ्यूचर वर्कफोर्स नीड्स एंड स्किल्स। लेट्स से कोई भी कंपनी है, जैसे कि PW है, अब PW हर फील्ड में है, चाहे UPSC हो, CSC, जो भी हमारी UPSC, नीट और JEE, इन सब में है। तो लेट्स से UPSC और नीट, अब UPSC में उसको कुछ टीचर्स की ज़रूरत है, कुछ और कोर्सेज निकालने हैं, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, नीड्स देखेंगे एंड स्किल्स। नीड्स क्या कि किसी भी पेपर के लिए कोई टीचर्स नहीं मिल रहे, तो वो नीड होगी, और स्किल्स, वो टीचर्स को ढूंढेंगे कि इस चीज़ के लिए कौन सी टीचर्स बेस्ट हैं, तो उनको लेके आएंगे। तो इससे क्या होगा, ये फ्यूचर ओरिएंटेड हो गए। हाँ, फ्यूचर में हमें इस टीचर की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। डेवलपमेंटल ओरिएंटेड, डेवलपमेंट ओरिएंटेड में आता है इंप्रूव करो एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं उनकी स्किल्स और नॉलेज को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनकी स्किल्स नॉलेज को इंप्रूव करो, ठीक है। HRM जैसे कि कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर दो कम्युनिकेशन स्किल्स पे। अगर किसी की, आपको लगता है कि कंपनी के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी कुछ स्किल्स अच्छी नहीं है, लेट्स से कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे, उनको बेटर करने के लिए। तो ये क्या होगा, डेवलपमेंट हो जाएगा एम्प्लॉइज़ का। फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये। HRM एक्टिव थ्रू आउट एम्प्लॉय के कैरियर में होता रहता है। जैसे आपने रिक्रूटमेंट की सबसे पहले, फिर ट्रेनिंग दे दी उस एम्प्लॉय को, फिर परफॉर्मेंस देख ली कि ट्रेनिंग के बाद कैसा काम कराइए, फिर उसके बाद अगर अच्छा काम किया तो हमने प्रमोशन कर दिया उसका। तो ऐसे ये प्रोसेस एक इंसान के लिए रिपीट हो गई। फिर दोबारा से कोई इंसान आएगा तो उसको फिर से ट्रेनिंग देंगे, रिक्रूट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे उसकी, फिर प्रमोशन करेंगे। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलती रहती है। फिर ऑक्सिलरी सर्विस, इसमें क्या होता है, HRM अदर डिपार्टमेंट को भी हेल्प करता है उनके गोल्स को अचीव करने के लिए। देखो, अगर सेल्स इंक्रीज हो गई 10% से, हमने अभी एग्जाम्पल में देखा, तो एम्प्लॉय का वेलफेयर होगा। तो अगर एम्प्लॉय का वेलफेयर होगा तो दूसरे डिपार्टमेंट में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो इससे ये ऑक्सिलरी सर्विस हो गई, ये अदर डिपार्टमेंट को भी हेल्प करता है उनके गोल्स को अचीव करने में। कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन इसमें आता है, ये सब एरियाज़ को कवर करता है एम्प्लॉय मैनेजमेंट में, मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी एरिया आता है उन सबको ये कवर करता है, चाहे वो ट्रेनिंग हो, उनकी रिक्रूटमेंट हो, पेरोल हो, ट्रेनिंग और सेफ्टी, कोई भी चीज़ हो एम्प्लॉय के रिलेटेड, वो सारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आती है। इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन, HRM यूजेस नॉलेज फ्रॉम साइकोलॉजी, वो कस्टमर जो हमारा एम्प्लॉय है उसकी साइकोलॉजी को समझने में मतलब नॉलेज लेता है, कैसे हम उसको समझ सकते हैं, लो मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, इन सब को ध्यान में रख के वो चलता है, ठीक है। अगर वो लेट्स से कि कोई भी, अब हमारी जो भी वर्किंग कंडीशंस होती हैं वो अच्छी कंडीशन दे रहा है, तो ये एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट हो गई अगर आपने वर्किंग कंडीशन अच्छी दी, और ये लो भी मेंटेन हो गया, कोई कानून है वर्किंग कंडीशन एक्ट का तो वो भी आपने लागू कर दिया, मैनेजमेंट भी अच्छी होगी इससे, और कंज्यूमर जो अपना एम्प्लॉय है वो काम करना भी चाहेगा अच्छी वर्किंग कंडीशन में। तो ऐसे चलता है। इसमें हमारे फीचर्स हो गए, जिसमें पहला आता है परवेसिव फोर्स, एक्शन ओरिएंटेड, इंडिविजुअल ग्रुप ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस फंक्शन, ऑक्सिलरी सर्विस, कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन एंड इंटरडिसिप्लिनरी फंक्शन। नाउ हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, मतलब अगर हमने HRM किया, ये प्रोसेस हमने रिपीट की, तो इससे होगा क्या, व्हाट विल हैपन। सो इससे हेल्प करेगा ये ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल्स को अचीव करने में। सबसे पहले ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल्स को अचीव करने में। सेकंड, हमारे एम्प्लॉयज़ में जो भी स्किल्स हैं और जो उनकी एबिलिटीज़ हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। एबिलिटीज़ को कैसे, उनको ट्रेनिंग देके, और स्किल्स को कैसे, उनको जो भी काम करवा के, वर्क करवा के, तो ये स्किल्स को यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, वेल ट्रेंड एंड मोटिवेटेड स्टाफ मिलेगा हमें, जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, सेल्फ डेवलपमेंट होगा। अगर हम एम्प्लॉय को ट्रेनिंग, सेफ्टी ये सब प्रोवाइड करेंगे तो उनको जॉब का सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा और सेल्फ डेवलपमेंट भी होगा। इसकी मदद से कम्युनिकेट कर सकते हैं HR पॉलिसीज क्लियरली टू ऑल एम्प्लॉय। इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एंड मेंटल वेलबिंग, बी एथिकल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हो गए हमारे। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस। HRM करने का हमने मीनिंग देख लिया, कंसेप्ट, इवोल्यूशन एंड नेचर और ऑब्जेक्टिव। अब है इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है इसका। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है, एम्प्लॉई, सोसाइटी एंड कंट्री, सबको हेल्प करता है। तो हम देखते हैं कैसे कैसे हेल्प करता है। पहले देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे करता है, फिर एम्प्लॉई को, एंड देन सोसाइटी को, और फिर कंट्री को। तो हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे इसको,
एम्प्लॉय मतलब एक इंसान एम्प्लॉय, तो इंडिविजुअल लेवल, सोसाइटी लेवल, एंड कंट्री हमारी क्या है, नेशनल, तो नेशनल लेवल पे इस तरह ये हेल्प करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कैसे करता है, एचआरएम इंप्रूव करता है एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, टीम वर्क, रिड्यूस करता है मिस्टेक्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे एम्प्लॉय को तो वो अपना काम अच्छे से करेंगे और जल्दी करेंगे, तो इससे क्या होगा, फीवर एरर्स, मतलब बहुत कम एरर होने की संभावना रहेगी, वो गलती बहुत ही कम करेंगे, तो इससे हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और टीम वर्क होगा और मिस्टेक्स हैं वो भी कम हो जाएंगी। तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ऐसे हेल्प करता है। उसके बाद है इंडिविजुअल लेवल पे, तो एचआरएम प्रोवाइड करता है करियर ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट एंड जॉब सेटिस्फेक्शन फॉर एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसकी आगे अगर ये जॉब नहीं रहती है तो आगे फ्यूचर में अगर वो कहीं और अप्लाई करता है तो इससे क्या होगा, करियर ग्रोथ होगा। अगर हम कंपनी के अंदर कोई भी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो एम्प्लॉय कुछ नई स्किल्स सीखेगा और फिर इससे क्या होगा, उसका प्रमोशन होगा, तो स्किल्स डेवलपमेंट होगी और प्रमोशन होने से उसको जॉब का सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। उसके बाद है सोसाइटी को कैसे हेल्प करता है, एचआरएम इंश्योर करता है एथिकल ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज़ एंड क्रिएट न्यू जॉब्स। मतलब एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कम करता है सोसाइटी को, इस तरीके से बेरोजगार को कम करता है, अच्छी जो तनख्वाह देता है, मतलब सैलरी, और सेफ वर्किंग कंडीशन में काम करवाता है। नेशनल लेवल पे स्किल्ड वर्कफोर्स बनाता है। अब सभी लोग हमारी कंट्री के अगर एजुकेटेड होंगे, स्किल्सड होंगे, तो उनको क्या होगा, हमारी वर्कफोर्स अच्छी होगी, उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी। एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लगाते हैं कंपनी एम्प्लॉय को स्किल्ड बनाने के लिए, ठीक है, ऐसे नेशनल लेवल पे हेल्प करता है। उसके बाद है फंक्शंस को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, फंक्शंस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मतलब ये काम क्या करता है, कैसे करता है। मैनेजरियल फंक्शन होता है एक तो, और दूसरा होता है ऑपरेटिंग फंक्शन। दो फंक्शंस होते हैं, मैनेजरियल फंक्शन और ऑपरेटिंग फंक्शन, ठीक है। मैनेजरियल फंक्शन में आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो मैनेजमेंट के फंक्शन थे। एमपीए था ना एक सब्जेक्ट, प्रिंसिपल, वो मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल वाला, तो उसमें हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े थे 5, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और स्टाफिंग और कंट्रोलिंग, तो ये सारे फंक्शंस पढ़े थे। तो इसमें 4 फंक्शंस आते हैं, स्टाफिंग नहीं आता है। तो प्लानिंग का मतलब होता है अपनी जो नीड्स हैं उनको सोचना और प्लान करना, मतलब फ्यूचर के लिए प्लान करना। ऑर्गेनाइजिंग मतलब जो काम है उसको बांट देना, अलग अलग टास्क को असाइन कर देना, डिफाइन कर देना कि तेरा ये काम है, तुझे ये करना है। स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में, ये सेल्स डिपार्टमेंट, ये मार्केटिंग, और ये दूसरा डिपार्टमेंट है, ये सारा। डायरेक्टिंग मतलब एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना, गाइड करना कि आप इस डायरेक्शन में काम करो, मोटिवेट करना अपने एम्प्लॉयज़ को। कंट्रोलिंग मतलब उनकी परफॉर्मेंस देखना कि अब जो आपने प्लानिंग की थी उसके अकॉर्डिंग उनने काम किया है नहीं किया, अगर नहीं किया तो उनके लिए एक एक्शन लेना कि भाई अगर कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दो, अगर कुछ पनिशमेंट या फिर कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है वो दो, एंड अपना करेक्टिव एक्शन लो। उसके बाद आता है सेकंड ऑपरेटिंग फंक्शन। ऑपरेटिंग फंक्शन में आता है पहला प्रोक्यूरमेंट, दूसरा डेवलपमेंट, तीसरा कंपनसेशन एंड इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस। सो इसमें आता है प्रोक्योरमेंट में जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, इंडक्शन, ड्यू, हायरिंग प्रोसेस। जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर को हायर करती है ना, तो वो कुछ प्रोसेस फॉलो करती है, प्रोक्योरमेंट करती है। प्रोक्योरमेंट में क्या होता है, हम एनालाइज करते हैं कि हमें जॉब को एनालाइज करो कि किस जॉब की ज़रूरत है। लेट्स से बीकॉम ऑनर्स में हमें एक टीचर की ज़रूरत है एचआरएम के लिए। सो अब हम देखेंगे जॉब एनालिसिस देख लिया, अब उसके बाद रिक्रूटमेंट वैकेंसी लेके आएंगे, फिर उसमें सेलेक्ट करेंगे एक को, हमें एक की ज़रूरत है तो फिर उसको प्लेसमेंट पे बिठाएंगे, एंड फिर इंडक्शन, उसका ओरिएंटेशन करवाएंगे कॉलेज में, ये ऐसे होता है। फिर डेवलपमेंट में आता है उनको ट्रेनिंग देंगे एंड उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, अगर अच्छा करें तो उनको मतलब अप्रेजल करेंगे, उनकी तारीफ़ करेंगे, अगर बुरा करें तो उनको ट्रेनिंग देंगे दोबारा से। करियर की प्लानिंग, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट, गुड ट्रेंड्स इंजीनियर ऑन सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर कंपनसेशन आता है, उसमें उनको सैलरी क्या देनी है, अलाउंसेस क्या देने, एक्स्ट्रा बेनिफिट, बोनस क्या देना है, जो भी इवैल्यूएशन, और जैसे कि हम कोई भी कंपनी लेट्स से पीडब्ल्यू है, उसकी सैलरी और एनुअल बोनस होता है। फिर इंटीग्रेशन मेंटेनेंस में आता है एम्प्लॉय के साथ कैसा रिलेशन बना के रखना है, वेलफेयर करना है, उसका डिसिप्लिन में रखना है, मोटिवेशन, और ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ चेकअप्स, रिजोल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ये सारा आता है। उसके बाद है रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रोल आता है और ऑपरेशनल रोल आता है और एक आता है स्ट्रेटेजिक रोल, 3 रोल आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल क्या होता है, मतलब जिसमें वो पॉलिसी बनाता है, पॉलिसी मेकर, एडवाइज़र किसी को एडवाइस देता है, काउंसलर किसी की जो पर्सनल काम है उसमें हेल्प करता है प्रॉब्लम में, वेलफेयर ऑफिसर स्टाफ का ध्यान रखता है, लीगल कंसल्टेंट मतलब जो भी लॉ वगैरह है उनको ध्यान में रख के काम करवाता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं ध्यान से, पॉलिसी मेकर में है रूल्स बनाता है इंप्लॉयज़ के लिए, एडवाइज़र में है गाइडेंस देता है स्टाफ को कि कैसे काम करना है, क्या करना है, काउंसलर में है हेल्प करता है इंप्लॉयज़ को विद पर्सनल एंड वर्क प्रॉब्लम, घर में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसकी मतलब थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम्स के साथ हेल्प करता है, या फिर जो काम कर रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है उस पर हेल्प करता है। वेलफेयर ऑफिसर मतलब टेक केयर ऑफ स्टाफ वेलबिंग, अपनी जो स्टाफ काम करे उसका ध्यान रखता है। लीगल में अपना जो लेबर है वो लेबर लॉज हैं, जो कानून है वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं, ये दिखता है। उसके बाद है ऑपरेशनल फंक्शंस रूल्स,
रोल्स। इसमें आता है रिक्रूटर का, ट्रेनर का, डेवलपर का, मॉनिटर, मेडिटेयर, लिंकिंग पिन। सो ये रोल्स आते हैं। रिक्रूटर मतलब हायर करना लोगों को, तो हायर न्यू एम्प्लॉइज। ट्रेनर मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ट्रेन एम्प्लॉय फॉर देयर वर्क। डेवलपर मतलब उनकी जो स्किल्स हैं उनको इंप्रूव करना। मॉनिटर मतलब उनकी परफॉर्मेंस को देखना। मेडिटेटर मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके बीच में उनको समझाना, मतलब रिजोल्व करना, सोल्व करना। लिंकिंग पिन मतलब मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में ये एक इंसान है जो खड़ा रहता है हमेशा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। उसके बाद है स्ट्रैटेजिक रोल। इसमें आता है बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसी, गाइड ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएटिव कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, मैनेज चेंजेस। सो बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी में आता है कि हमारी जो स्ट्रॉन्ग स्किल्स डेवलप करूँ, एम्प्लॉयज़ की जो स्किल्स हैं उनको अच्छा बनाओ, मतलब स्ट्रॉन्ग बनाओ, उनके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइजेशन करो, सब कुछ। गाइड ऑर्गेनाइजेशन में आता है हेल्प करता है अचीव करने में कंपनी के गोल्स को। क्रिएट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज में आता है कंपनी को बेटर बनाता है देन कंपीटिटर्स, जो हमारी मार्केट में, जैसे पीडब्ल्यू का एग्जाम्पल चल रहा है कब से, तो जैसे पीडब्ल्यू है और भी कोचिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि नेक्स्ट टॉपर्स, और भी बहुत सारी कोचिंग इंडस्ट्रीज़ हैं। तो अब ये अफोर्डेबिलिटी के लिए जाना जाता है ना, तो अब ये अपने कंपटीटर से क्या कर रहा है, एडवांस पे जा रहा है, मतलब और अफोर्ड कर रहा है चीज़ों को। तो ऐसे बेटर बनाना। मैनेज चेंज, प्रिपेयर, अगर कोई नया चेंज आता है, लेट्स से पहले क्या होता था, कोरोना से पहले लोग कोचिंग में ऑफलाइन जाके पढ़ते थे, ऑनलाइन इतना सिस्टम नहीं था। अब तो फिर भी ऑफलाइन है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, अब ऑनलाइन आ गए सारे। तो ये क्या हुआ, एकदम से चेंज हो गया, तो जो भी सारा स्मार्ट बोर्ड पे काम हो गया। तो अब किसी ने भी प्रिपेयर नहीं किया था इसके लिए, लेकिन पहले से अगर पता होता तो सब प्रिपेयर करके रखते कि नया चेंज आने वाला है, ठीक है। उसके बाद है कॉम्पिटेंसी, मतलब क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए एक एचआर मैनेजर को बनने के अंदर। अगर आप एचआर मैनेजर बनना चाहते हो तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले एजुकेशन, मस्ट बी ग्रेजुएट, आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। और पोस्ट ग्रेजुएट मतलब इसमें पीजी की डिग्री चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट की, किसी भी फील्ड में हो चाहे वो। अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो वो ऑप्शनल है, लेकिन अच्छा रहेगा अगर लॉ की डिग्री नहीं है तो भी बन सकते हैं, कोई मतलब ज़बरदस्ती नहीं है कि लॉ की डिग्री लेनी पड़ेगी। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए बस। उसके बाद स्किल्स क्या क्या चाहिए अब इसमें, इंटेलिजेंस की स्किल्स चाहिए, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, एग्जीक्यूशन और प्रोफेशनल एटीट्यूड। इंटेलिजेंस में आता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड सोल्व प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम है उसको समझ सकें और उसको सोल्व कर सकें। कम्युनिकेशन में आराम से समझा सकें और बात कर सकें क्लियरली। लीडरशिप में गाइड कर सकें एम्प्लॉय को, और जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो खुद ले सकें, किसी पे डिपेंड ना हो। इसमें रूल्स को इंप्लीमेंट कर सकें, प्लान्स को, स्ट्रैटेजी को इफेक्टिवली। प्रोफेशनल में डिसिप्लिन रहें, फेयर रहें और एथिकल रहें। तो ये सारी स्किल्स है। एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपको, गेन थ्रू एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, प्रैक्टिकल वर्क भी होना चाहिए। एचआर के साथ आपने काम किया हो, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग रियल वर्क प्लेस इशूज़ एंड एम्प्लॉय बेटर, ठीक है। उसके बाद है स्टेटस ऑफ एचआर मैनेजमेंट। पहले मतलब अभी एचआर मैनेजमेंट का क्या स्टेटस होता है कंपनी में, तो ये पुलिसमैन की तरह काम करता है, लोमैन, और ये गेट कीपर और लाइसन की तरह काम करता है, और थर्ड वेलफेयर ऑफिसर की तरह काम करता है। मतलब क्या है इसका, पुलिसमैन का मतलब है और लोमैन का मतलब है, हमने पहले भी देखा था फंक्शन में, कि ये रूल्स को, लॉज को फॉलो करता है, ठीक है। और गेट कीपर और लाइसन का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को कनेक्ट करवाता है मैनेजमेंट के साथ। एम्प्लॉयज़ हैं ये और ये मैनेजमेंट, अब जो बीच में है वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो ये क्या कराता है, एक दूसरे को कनेक्ट कराता है। फिर वेलफेयर ऑफिसर अपने एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखता है एंड उनकी वेलबींग का भी ध्यान रखता है। इससे क्या होता है, रूल्स फॉलो होते हैं, एम्प्लॉय सेटिस्फाई और मोटिवेटेड होते हैं, और वर्क जो है विदाउट एनी प्रॉब्लम अच्छे से काम होता रहता है। अब बताया चार पॉलिसीज़ वो रूल्स एंड गाइडेंस होते हैं जो कि कंपनी बनाती है, किसके लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कंपनी बनाती है। तो वो रूल्स एंड गाइडलाइंस होती हैं जो कि कंपनी बनाती है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। ये एम्प्लॉयज़ को बताते हैं, मैनेजर को बताते हैं कि आपको क्या करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू बिहेव एट वर्क, मतलब क्या करना है और कैसे बिहेव करना है। दे हेल्प मेक फेयर एंड कंसिस्टेंट डिसीजन। अब स्पेसिफिक, क्लियर एंड रिटर्न, इम्प्लाइड और गाइडेंस। अब फीचर्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक पॉलिसी बनाओ कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। जैसे कंपनी में होता है नो स्मोकिंग की पॉलिसी, तो अगर नहीं करनी तो स्पेशल है, स्पेसिफिक है, दीवारों पे चिपकाया रखा होता है वहाँ पे, तो नो स्मोकिंग पॉलिसी है, ठीक है। एग्जैक्ट थिंग हमने बता दी, क्लियरली ईजी, मतलब आपने कोई ड्राइंग वगैरह बना दी, वहाँ पे लिख दिया नीचे, तो ईजी टू अंडरस्टैंड बनाओ। रिटर्न और इम्प्लाइड, आप डॉक्यूमेंट में भी लिख सकते हो और जस्ट अंडरस्टूड भी कर सकते हो। गाइड डिसीजन, हेल्प करो स्टाफ को मैनेज करो, मैनेजर्स को डिसाइड करने में करेक्टली। टाइप ऑफ एचआर पॉलिसीज़, अब किस तरह की पॉलिसीज़ हम लोग बना सकते हैं। पहला आता है ओरिजिनेटेड पॉलिसी, फिर आता है अपहेल्ड पॉलिसी, फिर इम्पोज्ड पॉलिसी, फिर जनरल पॉलिसीज़। ओरिजिनेटेड पॉलिसीज़ में आता है मेड इनसाइड द कंपनी, जो पॉलिसीज़ आपने कंपनी के अंदर बनाई है। अपहेल्ड, जो कि पहले से चली हुई आई है, परंपरा बोलते हैं ना, जैसे घरों में होती है परंपरा कि लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़के नहीं करेंगे, तो वो परंपरा है, अपहेल्ड पॉलिसी है वो। इम्पोज्ड में क्या होता है, मेड बाई हायर अथॉरिटी और गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट ने पहले से बना रखी है कि वर्किंग आवर्स 9 to 6 रहेंगे, जो भी हैं उसके अकॉर्डिंग। जनरल पॉलिसीज़ रिटन डाउन फॉर रेफरेंस, अगर आप ये काम करते हो तो आपको इतनी पनिशमेंट मिलेगी, ये रेफरेंस के लिए आपने लिख दिया। वैसे सबको पता होता है कि पनिशमेंट मिलेगी अगर स्मोकिंग करोगे, लेकिन लिख दिया कि अगर किसी को नहीं पता है तो। उसके बाद आता है एडवांटेजेस, अब ये पॉलिसी बना दी तो एडवांटेज क्या होगा, इसके लिए कंसिस्टेंसी आएगी, सब सेम रूल रहेगा सभी के लिए, फेयरनेस आएगी, एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली, बेटर परफॉर्मेंस आएगी, एम्प्लॉय विल वर्क वेल विद क्लियर रूल्स। सबसे पहले सेम रूल हो गया एवरीवन के लिए, सबके लिए रूल ऑफ लॉ फॉलो हो गया।
ये कहता है सबके लिए बराबर रूल, एवरीवन इज़ इक्वली, तो ये इक्वलिटी हो गई कि सब इक्वल ट्रीट करेंगे सबको। एम्प्लॉइज़ वर्क वेल एंड क्लियर रूल्स, अच्छे से काम करेंगे जब उनको पता होगा क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है पॉलिसी बनाने में? सबसे पहला, सम एम्प्लॉइज़ मे नॉट एक्सेप्ट न्यू पॉलिसीज़। अब किसी को स्मोकिंग की लत है तो वो कैसे एक्सेप्ट करेगा उस पॉलिसी को? सो सम आर मतलब एक्सेप्ट नहीं करते। लैक ऑफ अवेयरनेस, उस पॉलिसी में एम्प्लॉइज़ मैनेजर को नहीं पता कि ये रूल्स होते हैं, जैसे कि लेबर लॉ एक्ट है उसमें रूल्स होते हैं कि आप ये काम कर सकते हो, ऑफिस में ये नहीं कर सकते, आपको अगर मतलब मैनेजर इतने आवर्स के लिए काम करवा सकता है, इतने आवर्स के लिए नहीं करवा सकता, ये सब रूल्स होते हैं। लेकिन इनके बारे में एम्प्लॉइज़ को नहीं पता होता, बहुत बार नहीं पता होता, मैनेजर्स को भी नहीं पता होता। तो फिर क्या होता है, इस ये भी प्रॉब्लम आती है। कवरेज फॉर्मुलेशन, पॉलिसी हर किसी को अप्लाई होगी एंड ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए बनाई जाती हैं और गाइड करती हैं एम्प्लॉय को भी और मैनेजमेंट को भी। फिर उसके बाद आता है हमारी चैप्टर नंबर 2। अब इसमें देखते हैं हम लोग, एक सेकेंड, हाँ, तो अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 इसमें क्या है। इस चैप्टर का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें है इंट्रोडक्शन सबसे पहले, फिर ये क्या है 4, ये हैं चैलेंजेस, इमर्जिंग चैलेंजेस टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक तो बड़ा क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन, और फिर 2 आ जाएंगे शॉर्ट नोट में। तो ये करना है डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, डाउन साइजिंग, VRS और वर्क लाइफ बैलेंस। उसके बाद हमारा आता है, हाँ, ये यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी इसमें, ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सिलेबस का पूरे का, ठीक है। अभी इसको करते हैं। एमर्जिंग चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या चैलेंजेस उभर के आ रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टुडे फेसेस न्यू चैलेंजेस ड्यू टू चेंजिंग वर्क प्लेस एंड एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन जैसे जैसे चेंज हो रही है वैसे ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत सारे चेंजेस फेस कर रहा है, चैलेंजेस फेस कर। सबसे पहला आता है वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट, डाउन साइजिंग, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम जिसको VRS बोलते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस। ये सारे चैलेंजेस हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करना है अभी। हैव ए पेशेंस। अभी करते हैं वर्क प्लेस डाइवर्सिटी को। इसका मतलब क्या होता है? हैविंग एम्प्लॉय विद डिफरेंट बैकग्राउंड, स्किल्स, कल्चर, जेंडर, एक्सपीरियंस इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि दिल्ली है, अपनी कोई मूवी वगैरह की इंडस्ट्री लगा लो, उसमें हर कल्चर से लोग आते हैं, हर स्किल से, हर बैकग्राउंड से लोग आते हैं काम करने के लिए, जैसे साउथ से भी, नॉर्थ से भी, सब काम करते हैं। जेंडर भी अलग अलग होता है एंड एक्सपीरियंसेस भी उनके अलग होते हैं। तो ये क्या हो गया? वर्क प्लेस डाइवर्सिटी हो गई, ठीक है। इससे होता क्या है, अब देखो बेनिफिट्स क्या है इसके, मतलब अगर वर्क प्लेस डाइवर्सिटी है तो उसके बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले न्यू पर्सपेक्टिव। अब जो साउथ वाला है वो कुछ और सोचता है, नॉर्थ में कुछ और प्रैक्टिसेस हैं, तो एम्प्लॉय ब्रिंग डिफरेंट आइडियाज़ एंड व्यूज़। हर एम्प्लॉय के पास अपने डिफरेंट आइडिया होते हैं, डिफरेंट व्यूज़ होते हैं, सोचने का तरीका भी अलग होता है। वाइडर टैलेंट पूल आता है। कंपनी कैन हायर द बेस्ट टैलेंट फ्रॉम एम्प्लॉय एवरीवेयर, मतलब साउथ से नॉर्थ वेस्ट सभी से अपना जो बेस्ट टैलेंट है उसको हायर करेंगे। एम्प्लॉय एक्सीलेंस, डाइवर्सिटी इंकरेज करती है क्रिएटिविटी और बेटर परफॉर्मेंस को। इंक्रीज होता है इससे प्रॉफिट एंड न्यू बिजनेसेस बढ़ते हैं। मोर आइडिया आएंगे, जितने ज़्यादा आइडिया होंगे उतनी ज़्यादा कंपनी ग्रो करेगी। कंपनी का कल्चर भी इंक्रीज होता है इससे, ठीक है। तो ये हो गया बेनिफिट्स वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है यही है, इससे पास भी हो सकते हैं बच्चे। इसमें क्या आता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता है 1 या 2, और फिर उसके बाद क्या होता है हमारे शॉर्ट नोट्स भी इसी से आते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका नीड, लैक ऑफ मोटिवेशन इफ एवरीवन इज सेम। अगर सभी लोग सेम रहेंगे, जैसे कि हम क्लास में होता है ना, सभी लोग अगर एक क्लास में टॉपर रहेंगे तो हमारे पास मोटिवेशन नहीं होगा कि हमें किससे आगे निकलना है। तो इसी तरीके से इसमें सब लोग सेम नहीं है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास मोटिवेशन रहेगा, ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन नहीं होगा। उसके बाद लिमिटेड आइडियाज़ एंड पर्सपेक्टिव। अगर सभी लोग सेम है, सभी सोचने वाले सेम सोचने वाले, तो उससे क्या होगा, आइडियाज़ नहीं आएंगे। एम्प्लॉइज़ में फील अनसेटिस्फाइड विदाउट डाइवर्सिटी। अगर डाइवर्सिटी नहीं है तो एम्प्लॉइज़ को अनसेटिस्फाइड भी फील हो सकता है। चैलेंजेस ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी ये हमारी सेकंड हेडिंग है, चैलेंजेस ऑफ वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, ठीक है। ये मतलब दूसरा टॉपिक आ गया। तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वर्क प्लेस डाइवर्सिटी में? सबसे पहले अगर डिफरेंसेस है हमारे बीच में तो हमारा क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, हमारी लड़ाई झगड़े होंगे एम्प्लॉइज़ के बीच में, क्योंकि उनके बीच में क्या है, डिफरेंसेस है, तो उनसे उनकी लड़ाई पक्का होगी। जेंडर प्रेफरेंस डिस्क्रिमिनेशन, अब किसी उसमें क्या होता है, मेल को प्रेफर करते हैं, किसी में फीमेल को प्रेफर करते हैं, तो ये क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव करते हैं। कल्चर मिसअंडरस्टैंडिंग, अब हमारे यहाँ कुछ और कल्चर प्रेफर होता है, लेट्स से हमारे यहाँ होली कुछ और तरीके से बनाते हैं और साउथ में होली कुछ और तरीके से बनाते हैं। सो इससे एम्प्लॉइज़ मतलब जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हम लोग काम करते हैं वहाँ पे होली किस तरीके से बनाएंगे। फिर है रेजिस्टेंस टू चेंज होता रहेगा। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स आएंगी। अब साउथ की जो भाषा है वो अलग है, लैंग्वेज वहाँ की अलग है, जैसे कुछ लोग तमिल यूज़ करते हैं और हमारे यहाँ की हिंदी, या फिर कोई हरियाणा से हरियाणवी, पंजाब से पंजाबी, तो अब ये तमिल को पंजाबी और हरियाणवी कैसे समझ आएगी, तो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स आ गई। उसके बाद अगर इतने सारे चैलेंजेस हैं तो इसके कुछ समाधान भी होंगे। समाधान में आता है ट्रेनिंग प्रोवाइड करो एम्प्लॉइज़ को एंड मैनेजर को। अगर लैंग्वेज नहीं आती तो उनको एक मेन लैंग्वेज रखो, जैसे कि इंग्लिश, सभी को इंग्लिश सिखा दो जिससे वो बात कर सकते हैं। इंकरेज ओपन माइंडनेस एंड इंक्लूजन को ओपन माइंड करो, सभी का मतलब
ऐसा नहीं है कि अपना जो दिमाग को बंद करो, सब आइडियाज़ दो, जितने आइडिया आपके पास है वो सब करो। ये हमारा हो गया वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का, हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक है। इनको एक्सप्लेन कर देना, इतने में नंबर भी ऐसे नहीं मिलेंगे इनको, जैसे मैंने लिखा है, मैंने की पॉइंट्स लिखे हैं, इनको और अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। इसका मतलब है मीन्स गिविंग एम्प्लॉइज अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम टू मेक डिसीजन इन देयर वर्क। मतलब जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको अथॉरिटी देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, फ्रीडम देना कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं जो भी काम कर रहे हैं उसमें। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? इससे क्या होता है, एम्प्लॉइज़ का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। अगर वो उसके पास फ्रीडम है, अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, ये डिसीजन मेरा खुद का है, तो ये काम मुझे करना ही पड़ेगा ऐसे। इससे क्या होगा, मोटिवेशन भी इंक्रीज होगा कि हमारे जो बॉस हैं उसने हमें इतनी अथॉरिटी दे रखी है, इतनी फ्रीडम दे रखी है, तो हमें ये काम करना चाहिए, इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। अब बेनिफिट्स क्या हैं इसके? बेटर डिसीजन मेकिंग बाय एम्प्लॉइज। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉइज काम करते रहते हैं तो उनको थोड़ा अच्छी नॉलेज होती है, तो उससे बेटर डिसीजन मेकिंग। हायर जॉब सेटिस्फेक्शन, अगर उनका मोटिवेशन इंक्रीज होगा और इंप्रूव होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो उससे जॉब सेटिस्फेक्शन आएगा। इससे प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती है। इसके डिसएडवांटेजेस, कई बार इंप्लॉइज गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि गाइडेंस अवेलेबल नहीं होती, उनके पास गाइडेंस नहीं होती, कोई गाइड करने वाला नहीं होता, तो गलत डिसीजन ले सकते हैं। और इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मतलब कोई इंप्लॉय कह रहा है कि ये काम करना है, कोई कह रहा है ऐसे करना है, कोई कह रहा है वैसे करना है, तो इससे मैनेज नहीं हो पाता वो प्रॉपरली। उसके बाद है डाउन साइजिंग। डाउन साइजिंग का मतलब होता है रिड्यूसिंग द वर्कफोर्स टू कट कॉस्ट एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। अब पीडब्ल्यू का एग्जांपल लेते हैं, जैसे पीडब्ल्यू में लेट्स से 1000 लोग काम करें। अब हमारे पास इतनी कॉस्ट नहीं है लेट्स से पीडब्ल्यू के पास कि वो 1000 लोगों को काम करा सके, तो वो क्या करता है, अपने मतलब क्या करता है, 100 लोगों को हटा देता है जॉब से एंड 900 लोगों को रखता है। तो क्या होगा, इसे डाउन साइजिंग बोलते हैं इस कंसेप्ट को। मतलब जो वर्क फोर्स है उसको रिड्यूस करना, जो काम कर रहे हैं लोग उनको कम करना, किस लिए? क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है पे करने के लिए, हमारी जो खर्चे हैं उनको कम करना और इम्प्रूव करना एफिशिएंसी को। ठीक है, इससे क्या होता है, एक्सपेंस कम होते हैं और मेक द कंपनी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। टाइप ऑफ डाउन साइजिंग, दो तरीके से डाउन साइजिंग हो सकती है। पहला है रिड्यूसिंग द वर्क फोर्स, मतलब जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज उनको ही रिड्यूस कर देना, कम कर देना। रीडिजाइनिंग द वर्क, काम को दोबारा से डिज़ाइन करना। लेइंग ऑफ एम्प्लॉइज़ को हटा देना। और कंबाइनिंग रोल्स, चेंजिंग टास्क, मतलब जो सेल मार्केटिंग वाला है उसको सेल्स का भी काम देना है, कहीं भाई आप ये मैनेज करो। जैसे वीडियो एडिटर है उसको कैप्शन वगैरह का भी काम देना कि आप अपलोड वगैरह भी कर देना, ये सब रीडिजाइनिंग द वर्क, इसमें एम्प्लॉइज़ को कम कर देना। सो आई थिंक ये बेटर रहता है। डिसएडवांटेजेस, लो एम्प्लॉइज़ मोरल, एम्प्लॉय का जो मोरल है वो लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको नौकरी से हटा दिया गया। लॉस ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉय, क्या पता आपके पास 1000 एम्प्लॉय थे, 1000 के 1000 स्किल्ड थे, अब आपने 100 घटा दिए तो वो स्किल्ड एम्प्लॉय गए, तो इससे क्या होगा, लॉस हो जाएगा आपको। इंक्रीज करता है स्ट्रेस फॉर रिमेनिंग एम्प्लॉइज, अब जो बच गए 900 एम्प्लॉय बच गए, अब उनके ऊपर स्ट्रेस रहेगा कि कहीं आगे फिर से आप 100 में से 900 में से किसी 100 को हटा दिया गया तो। रोल ऑफ एचआर इन डाउन साइजिंग, अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का रोल क्या होता है डाउन साइजिंग के अंदर, ये भी अलग हेडिंग है। ये थोड़ा कुछ इशू आ गए थे इसमें नोट्स में, तब ये प्रॉब्लम आ रही। सो इसमें प्लान ले ऑफ केयरफुली, एक तो एचआर मैनेजर है वो प्लान अच्छे से बनाए कि किस किस को हटाना है। प्रोवाइड काउंसलिंग एंड सपोर्ट प्रोवाइड करें, कम्युनिकेट करें क्लियरली विद एम्प्लॉइज, अच्छे से बता दें कि भाई हाँ हमें ये करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी कॉस्ट के लिए पैसे नहीं हैं, हमारे पास एक्सपेंसेस के लिए पैसे नहीं है, तो हमें ये करना पड़ेगा। इसमें अब क्या कर सकते हैं? अब आता है वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, VRS। एक स्कीम होती है जहाँ पे एम्प्लॉय चूज टू रिटायर अर्ली विद कंपेंसेशन। जैसे अगर कोई जो एम्प्लॉय है अगर वो रिटायर होना चाहता है, मतलब अर्ली 60, जैसे एज होती है ना 60, अगर वो 60 से भी पहले रिटायर होना चाहता है तो उसको कंपनसेशन के साथ रिटायर किया जाएगा। सो रीज़न क्यों है? रिड्यूस द वर्क फोर्स विदाउट फोर्स। अब हमारी कंपनी में 1000 लोग काम कर रहे थे तो हमें 100 लोगों को हटाना था, तो हम क्या कर देंगे, VRS स्कीम ला देंगे। इसके थ्रू क्या होगा, जो लोग पहले रिटायर होना चाहते हैं वो पहले हो जाओ, आपको कंपनसेशन मिलेगा, तो जिसको पैसे की ज़रूरत होगी वो ऑटोमेटिकली रिटायर होने की सोचेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, VRS की स्कीम इंप्लीमेंट हो जाएगी और हमारा फोर्स भी नहीं रहेगा कि हम आपको हटाना ही चाहते हैं। रिड्यूस ऑल एम्प्लॉइज विद यंगर एंड स्किल्ड वन, अब जो ओल्ड एम्प्लॉइज़ हैं उनको हटाना और न्यू को लेके आना, न्यू आइडियाज़ प्रोस्पेक्टिव लेके आना। बेनिफिट्स, इससे कॉस्ट भी कम हो जाएगी और मोटिवेट हो जाएंगे एम्प्लॉइज़ जो अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं क्योंकि उनको कंपनसेशन मिल जाएगा। डिसएडवांटेजेस, कई बार क्या होता है जो ओल्ड लोग होते हैं उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है तो हम उनको खो बैठेंगे, कैन अफेक्ट कंपनी की नॉलेज और प्रोडक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है। तो ये फोर्थ कॉन्सेप्ट था। उसमें है फिर वर्क लाइफ बैलेंस, फिफ्थ कॉन्सेप्ट। इसमें है मैनेज करना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को प्रॉपरली, दोनों को अच्छे से मैनेज करना। पर्सनल लाइफ क्या होती है, जिसमें फैमिली आती है, फ्रेंड्स, हॉबीज, सेल्फ केयर। प्रोफेशनल लाइफ आती है जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी, करियर की ग्रोथ, वर्क के टारगेट्स। तो ये दोनों में डिफरेंस है प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में। ये शॉर्ट नोट आता है, हमेशा आता है, हर पेपर में आया हुआ है, सो ये याद कर लें। नीड क्या है इसकी, ये क्या करता है, स्ट्रेस को कम करता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, काम करने के तरीकों को, एम्प्लॉइज़ को हैप्पी और मोटिवेटेड रखता है। उसके बाद स्ट्रेटजीज़ क्या हैं जो कि हम अडोप्ट कर सकते हैं वर्क लाइफ बैलेंस में क्रिएट करने के लिए। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि एम्प्लॉयर को लेने चाहिए, कुछ ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉइज़ को लेने चाहिए। एम्प्लॉयर कौन होता है, जो काम देता है, और एम्प्लॉई जो काम करता है। ठीक है,
एम्प्लॉयर कम्युनिकेट करो, जो भी पॉलिसीज़ आपने बनाई हैं उनको कम्युनिकेट करो, जैसे कि आपको 6 आवर्स काम करने हैं अगर ये कहता है, ठीक है, तो आप आराम से बता दो 6 आवर्स काम करने हैं आपको, बस सिंपल है। ट्रेन मैनेजर टू सपोर्ट एम्प्लॉइज़, अपने मैनेजर को ट्रेन करो, रिकॉग्नाइज करो कि क्या एम्प्लॉइज़ रेगुलर एफर्ट कर रहे हैं, कंडक्ट करो एम्प्लॉय के सर्वे को, उनकी प्रॉब्लम्स को जानो कि किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में हेल्प करो। एम्प्लॉय क्या कर सकता है, अब जो काम करता है वो क्या कर सकता है, जो अपना जो काम है उसको प्लान करो सबसे पहले कि आज आपको क्या क्या करना है, जो प्रायोरिटी देनी है जिन चीज़ों को, जैसे आपको कोई असाइनमेंट प्रिपेयर करना है तो उसको पहले लिख दो, फिर आपको कोई घर का काम करना है, ऐसे प्रिपेयर करो प्लान। अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करो, जब काम कर रहे हो तो सिर्फ काम करो, डिस्ट्रैक्शंस को मत लाना। एलोकेट करो टाइम फॉर फैमिली एंड सेल्फ, खुद के लिए भी और फैमिली के लिए भी टाइम को एलोकेट करो कि मेरी 6 आवर की जॉब है, 8 आवर मेरे लिए और जो भी फैमिली के लिए 8 आवर ये बचते हैं वो सब करो। ऑर्गेनाइज करो टास्क को एफिशिएंटली टू अवॉइड ओवरलोड को अवॉइड करने के लिए अपने जो ऑर्गेनाइज करो काम को, तो ये स्ट्रैटेजीज भी आती हैं, मतलब ये इमर्जिंग चैलेंजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया है। हमने हमने देख लिया डाइवर्सिटी, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, डाउनसाइजिंग VRS एंड वर्क लाइफ बैलेंस, तो ये भी खत्म हो गया ये यूनिट। यूनिट नंबर 1 पूरी फिनिश हो गई, जिसमें चैप्टर 1 कर लिया, चैप्टर 2 यही था इसमें। और अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो लेके आएंगे जिसमें हमारा PYQ डिस्कशन भी होगा। दैट्स ऑल अबाउट इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सो कर लो, और क्या।